नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बजट परिचर्चा में। आपदा में अवसर वाला बजट और आत्मनिर्भर भारत, ये वित्त मंत्री जी ने आज टैगलाइंस दी हैं। इसी को लेके आज हमारे स्टूडियो में आए हैं सी राकेश अग्रवाल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले दवाई और पढ़ाई के महत्व को ध्यान में रखते हुए और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को 137% की वृद्धि की गई जी, उस मामले में आज हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए भूपेश जी, जो बजट इस बार प्रस्तुत किया गया उसमें खास बात ये थी कि ये बजट नॉर्मल बजट नहीं था। ये उस पेंडेमिक के बाद बजट आया है जो कि जिससे कि हम लोग इतने समय लड़े और जो अपना कोविड-19 है उसके बाद जो सबसे बड़ी ज़मीनी हकीकत हमारे सामने आई वो थी समस्या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। तो इन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए सरकार ने उचित प्रावधान किए, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत देश में हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनके अथक प्रयासों से हम लोग 2 वैक्सीन ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं। और इन वैक्सीन्स के लिए जो सरकार है उसने प्रॉपर एक बजट आउटले रखा है। 35,000 करोड़ का लगभग बजट इस प्रावधान के लिए रखा है कि हम इस देश में वैक्सीनेशन कर सकें। और साथ में यह भी बात है कि इस वैक्सीनेशन पर अगर और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार इस पैसे को देगी। इसके साथ साथ सरकार ने जो स्वास्थ्य संबंधी बजट है उसको 2,23,000 करोड़ के लगभग रखा है, जो कि एक सराहनीय फिगर है। और मेरा मानना यह है कि जो सरकार का जो मेन फोकस है वो फोकस एरिया स्वास्थ्य है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा तो देश की उन्नति होगी। दूसरी बात, आपने शिक्षा की बात की, तो इस बजट में शिक्षा के लिए भी खास प्रावधान किए गए हैं। हालांकि अगर शिक्षा बजट की हम बात करें, स्कूल एजुकेशन पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सरकार कहीं ना कहीं इस बजट को बढ़ाएगी, लेकिन वरन उल्टा सरकार ने क्या किया है कि इस बजट को लगभग 6% से घटा दिया है। लेकिन कुछ इसमें ऐसे प्रयास किए गए हैं जो वास्तव में सराहनीय हैं, जैसे कि 100 सैनिक स्कूलों को स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा जो लेह है जहां बहुत दुर्गम जीवन है, वहां भी विद्यालय या सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने की बात कही गई है। इसके अलावा जो हमारे केंद्रीय विद्यालय हैं वहां पर बजट आउटले को बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो सरकार है उसने शिक्षा के ऊपर पुरजोर दिया है। और साथ में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो एससीज और एसटीज हैं उनकी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि जो देश है वो तभी पढ़ा लिखा होगा जब इस देश का हर नागरिक पढ़ा लिखा होगा। जी राकेश जी, आपने एक बहुत अच्छी बात बताई। साथ साथ मेरे जहन में सवाल आया और दर्शकों आपके भी जहन में सवाल जरूर आया होगा। जब सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पे इतना बजट देती है तो जाहिर सी बात है कि वो नीचे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में आता होगा। लेकिन जब महामारी, ये पैंडेमिक टाइम चला है, महामारी के लिए जब वैक्सीन भी आ चुकी है बाजार में, तो उसके बाद जब स्वास्थ्य के सबसे ऊपर जोर क्या स्वास्थ्य पे दिया गया है या शिक्षा के साथ भी उतना ही संतुलन बरकरार रखा गया है? नहीं, अगर हम लोग इस बजट को देखें तो वास्तव में स्वास्थ्य के ऊपर इस बजट में ज़्यादा जोर दिया गया है। शिक्षा की बात कही गई है। शिक्षा में जो हमारा महिला वर्ग है या बच्चे हैं उनको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन थी कि कहीं ना कहीं उनकी जो फीस है, फीस का जो वजन है वो कहीं कम होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। दूसरा, शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में सरकार कहती है कि गुणवत्ता में सुधार होगा, ठीक है ना, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दी है। तो शिक्षा में सुधार की बात की गई है, लेकिन शिक्षा की जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन है, उसका बर्डन जो आम पब्लिक पर कम आना चाहिए था या उसकी जो कम होने की एक्सपेक्टेशन थी, उस दिशा में मेरे हिसाब से कोई प्रयास नहीं दिखता है। जी राकेश जी, एक बहुत ही अहम सवाल है कि जो ज़मीनों के कागजात को डिजिटल करने का जो आज बजट में आई है बात, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या भ्रष्टाचार मिटेगा उससे? देखिए, डिजिटलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगर हम लोग देखें, देखिए जब ये सरकार पहली बार जब सत्ता में आई थी तो एक इंटरव्यू में मैंने मोदी जी को सुना था और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया गया था कि इस देश में जहां नस नस में भ्रष्टाचार भरा हुआ है इसको आप कैसे सुधारेंगे जी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का इसमें सीधा विजन था कि हम नहीं सुधार सकते लेकिन सिस्टम सुधारेगा। तो वास्तव में जो डिजिटलाइजेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो एक सिस्टम का पार्ट है और मेरा मानना ये है
कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स डिजिटलाइज हो जाते हैं, जो ज़मीन संबंधी कागजात हैं, अगर वो हमें क्लिक ऑफ माउस पर हमारे पास इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, तो कभी भी हम प्रॉपर्टी खरीदते समय उसका जो रियल ओनर है उसको जान सकते हैं और ये भी जान सकते हैं कि वास्तव में ये जो हम ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, ये जेन्यून है या नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं ये सरकार की है या फिर किसी नगर पालिका या नगर परिषद की है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर होंगी। तो मेरा मानना ये है कि जो डिजिटलाइजेशन का जो स्टेप है वो डेफिनेटली एक बहुत वेलकमिंग स्टेप है। सर, एक प्रश्न और है, आपने बात की डिजिटलाइजेशन की कि क्या अगर हम डिजिटल हो जाएगी करेंसी भी, तो क्या अर्थव्यवस्था भी उसका कुछ फर्क पड़ेगा, क्या सकारात्मक फर्क पड़ेगा? देखिए, डिजिटलाइजेशन या डिजिटल पेमेंट्स, मैं समझता हूं आप डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं। देखिए, डिजिटल पेमेंट सरकार की एक प्राथमिकता है। सरकार का मानना यह है कि यदि हम जो करेंसी है उसका डिजिटलाइजेशन कर दें या ट्रांजैक्शंस का डिजिटलाइजेशन कर दें, तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव जो इकोनॉमी पे पड़ेगा कि जो हमारी जो पैरेलल इकोनॉमी है, जो 2 नंबर की इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं उससे क्रैश होगी, वो खत्म होगी। क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स इजीली ट्रेसेबल होते हैं, उनको हम आसानी से निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और ये रिलेट कर सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन इस व्यक्ति से संबंधित है। तो मेरा मानना यह है कि डिजिटलाइजेशन के थ्रू डेफिनेट सी बात है कि सरकार बहुत बड़ा विजन लेके चल रही है। और मैं आपको इसमें एक छोटा सा आयकर प्रावधानों में डिजिटल संबंधी जो चीज़ें हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन ये किया है कि हम जो व्यापारी हैं उनको ऑडिट कराना होता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। तो यदि वो डिजिटल ट्रांजैक्शंस करते हैं, यानी अगर वो बैंकिंग और डिजिटल मोड में ट्रांजैक्शंस करते हैं सेल और परचेज के 95% तक, यानी उनकी जो रेसिट्स और पेमेंट्स हैं वो अगर 95% तक डिजिटल मोड में या बैंकिंग मोड में हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लास्ट ईयर तक, यानी पिछले वित्तीय वर्ष तक, उनको जो ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट थी वो 5 करोड़ तक नहीं थी। लेकिन इस वर्ष उस ऑडिट लिमिट को भी सरकार ने बढ़ा दिया है। यदि अगर आप 95% या उससे ज़्यादा ट्रांजैक्शन डिजिटल और बैंकिंग मोड के थ्रू करते हैं, यानी अदर देन कैश में करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको 10 करोड़ तक अपना ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा। तो मैं समझता हूं सरकार का जोर यही है कि इकोनॉमी जो है डिजिटल इकोनॉमी की तरफ मूव हो, जिससे कि इस देश में जो भ्रष्टाचार है वो कम हो सके और जो हमारी पैरेलल इकोनॉमी है जिसके ऊपर गवर्नमेंट समय समय पर आघात करती रही है, जैसा कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसका भी उद्देश्य यही था। तो मैं समझता हूं कि सरकार का जोर डिजिटलाइजेशन की तरफ इन्हीं रीजन से है। जी, और ये सरकार की एक बहुत अच्छी पॉलिसी है, जो विजन है उसकी हम तारीफ करते हैं कि डिजिटल होना चाहिए पेमेंट। और साथ साथ अगर हम बात करें आज बजट की, राकेश जी, तो स्टील, लोहा, तांबे पर ड्यूटी कम हुई है। क्या इससे जो आम जनमानस का एक सपना है घर बनाने का, क्या वो पूरा होता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, सरकार ने जो ये ड्यूटीज कम की हैं, ठीक है, ये कस्टम ड्यूटीज हैं बेसिकली, इन कस्टम ड्यूटीज को सरकार ने कम किया है। पहली बात तो ये जो कम किया है इन ड्यूटीज़ को एक लिमिटेड पीरियड के लिए किया है, यानी ये हमारा लिमिटेड पीरियड का रिडक्शन है। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो इकोनॉमी है उसमें इन ड्यूटी के कम होने के बाद जो इसका इंपोर्ट है वो बढ़े और जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, स्टील है या जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं, वो पब्लिक को सस्ती दरों पर मिल सके। तो मेरा मानना यह है कि कहीं ना कहीं ये जो स्टील में जो ड्यूटी का रिडक्शन हुआ है, इसकी वजह से आम आदमी को लाभ होगा, डेफिनेटली लाभ होगा। अगर हम बात करें, क्योंकि अब आम आदमी की बात हुई है, आम आदमी सड़क, रोटी, कपड़ा, मकान ये कहते हैं, और जब सड़क से जाएगा तो बट ऑब्वियस बात है कि राष्ट्रीय राजमार्ग की बात तो होगी, नेशनल हाईवे की बात होगी दर्शकों। और जब हम राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए आत्मनिर्भर भारत आपदा में अवसर क्यों बताया गया कि कुछ उसमें भी किया गया, तो उसके बारे में आप दर्शकों को क्या बताएंगे? देखिए, सरकार ने इस बजट में जो जोर दिया है वो जो भी मूलभूत आधार या आधारभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर विशेष रूप से जोर दिया है। अगर हम देखें, आपने बोला रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैं समझता हूं सरकार ने लगभग 1,10,000 करोड़ का बजट रखा है। इसके अलावा जो रोड परिवहन है उसके लिए भी सरकार ने जो बजट रखा है वो लगभग 18,000 करोड़ रुपए का रखा है। इसके अलावा अगर हम अदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की बात करें तो रेलवे एक बहुत महत्वपूर्ण है। तो रेलवे के लिए भी सरकार ने जो बजट रखा है 1 लाख करोड़ से ऊपर का रेलवे के लिए भी सरकार के द्वारा बजट रखा गया है।
तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भी आधारभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ाने की कोशिश की है, अपना खर्च बढ़ाने की कोशिश की है। और आप देखिए, अगर सरकार अपना खर्च बढ़ाती है तो वो पैसा कहाँ आता है? वो पैसा पब्लिक में आता है। तो वो जब पैसा पब्लिक में जाएगा तो डेफिनेट सी बात है कि पब्लिक स्पेंडिंग्स जब बढ़ेंगी तो सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि वहाँ स्टील भी रिक्वायर्ड होगा, वहाँ सीमेंट भी रिक्वायर्ड होगा, वहाँ जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी भी ज़रूरत होगी। तो इस तरीके से ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसमें बूस्ट होगा, उसमें ग्रोथ आएगी। सरकार ने 18,000 करोड़ का जो सार्वजनिक बस सेवा है उसके लिए प्रावधान किया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इम्प्रूव हो, लोगों को केवल अपनी गाड़ियों की ही ज़रूरत ना पड़े बल्कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज़ करें, जिससे कि जो अल्टीमेटली रोड्स के ऊपर जो भार है वो कहीं ना कहीं कम हो सके। तो मेरे हिसाब से ये एक वेलकमिंग स्टेप है। तो सर मेरे हिसाब से तो इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा सरकार का, और शायद इसीलिए इतना किया गया है। और अगर हम बात करें, चाहे सड़क की बात करें चाहे किसी की बात करें, बिना पावर के कुछ नहीं होता। तो पावर के लिए भी, इस सेक्टर के लिए भी मेरे ख्याल से 6 लाख करोड़ कुछ इतना ही दिया, या आप कुछ एक सही फिगर बताएं। जी देखिए, पावर सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत वेलकमिंग स्टेप लिया है। वो स्टेप ये है कि जो पावर में जो मेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, उसको कहीं ना कहीं बल देने की कोशिश की है, जिसके लिए सरकार ने लगभग 3,06,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब अगर हम लोग आम जनमानस के हिसाब से देखें तो क्या फायदा है? देखिए, जब पावर सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन होगा, यानी प्राइवेट कंपनीज उसमें प्ले करेंगी, और जब नंबर ऑफ कंपनीज प्ले करेंगी तो डेफिनेट सी बात है वहां एक कंपटीशन पैदा होगा। कंपटीशन पैदा होगा तो जो आम आदमी हैं उसको जो बिजली की दरें हैं वो सही मिलेंगी और उसको अच्छी सेवाएं मिलेंगी। मेरा ये मानना है। सर, बात आपने सेवाओं की बहुत अच्छी बात है कि सेवाएं अच्छी मिलेंगी, और जब बेटर सर्विस दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसके एवज में उसकी कहीं ना कहीं जो एक पैसा भी लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें पावर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन से आपको क्या लगता है, जब यूनिट बढ़ा दी जाती हैं तो उससे कहीं ना कहीं आम जनमानस पे कोई बोझ नहीं आ पाएगा ज़्यादा? नहीं, देखिए, जो आप कंजम्पशन करते हैं पावर का, आपके ऊपर जो यूनिट्स आती हैं या जो आपके बिल आता है वो उन्हीं यूनिट्स का आता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उसका आपको पेमेंट करना चाहिए, और आपको एक ईमानदार नागरिक के हिसाब से पेमेंट करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जब कंपनीज कई सारी होंगी तो कंपटीशन होगा, और कंपटीशन से आपको दो फायदे मिलेंगे। एक तो हो सकता है कि वहाँ रेट रिडक्शन मिले, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो जो आपकी सेवाएं हैं, जो विद्युत सेवाएं हैं, वो आपकी बेटर होंगी। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, कहीं ना कहीं राकेश जी बताना चाह रहे हैं कि एज अ लेमन भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो एक पीपीपी मॉडल पे आप बात करना चाह रहे हैं। जी। तो अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन में प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे तो कहीं ना कहीं सर्विसेज तो बेटर हो ही जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है कि अगर वो सर्विस लेंगे तो उनको पैसा तो देना ही पड़ेगा, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं वो बचा लेते थे। अगर हम बात करें रेलवेज की भी, तो वहां पर भी पीपीपी मॉडल के बारे में कुछ ऐसा हो रहा है, जबकि इतना बजट आया है। तो क्या कहेंगे सर आप? देखिए, पब्लिक प्राइवेट मॉडल की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम वास्तव में देखें तो इसकी आवश्यकता है हमारे देश में। उसका कारण ये है कि अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर देखें तो पब्लिक सेक्टर देखें तो पब्लिक सेक्टर में कहीं ना कहीं जंग लग चुकी है। वहाँ रेड टैपिज्म यानी लाल फीता शाही पूरी तरह से भरी हुई है। तो अगर हम लोग अच्छी सर्विसेज की बात करते हैं, हम अगर गुणवत्तापूर्ण सर्विसेज की बात करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि हमें पब्लिक और प्राइवेट मॉडल में जाना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ सर्विसेज की गुणवत्ता सुधरेगी, और देखिए जो प्राइस है वो तो आपको डेफिनेट सी बात है, जो सेवाएं हैं उनका पे करना, आज भी पे करते हैं, कल भी पे करना पड़ेगा, लेकिन सुधार निश्चित रूप से होगा, ये मेरा मानना है। जी सर, अगर हम बात करें एमएसएमई सेक्टर की तो 15,700 करोड़ रुपए, जी, क्या आपको लगता है कि ये सफिशिएंट है? देखिए, एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें तो मेरा मानना ये है भूपेश जी कि जो एमएसएमई सेक्टर होता है ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंडस्ट्री है। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात, अगर हम देश के सर्वांगीण विकास की बात करें, भारत जैसे देश की जहां 125 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन है, तो वहां अगर हम लोग विकास करना चाहते हैं तो हमें कहीं ना कहीं एमएसएमई पे ही फोकस करना पड़ेगा। तो जो ये बजट है 15,700 करोड़ का एमएसएमई के लिए, ये पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ये जो पिछले साल जो बजट था उससे डबल है, उससे दुगना है। तो एक ये बात वेलकमिंग है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कहीं ना कहीं सरकार को एमएसएमई सेक्टर के लिए
कुछ और स्टेप लिए जाने बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि मेरा अपना मानना है कि सरकार अगर कहीं ना कहीं एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ यानी जो बड़े उद्योगों से जुड़ी हुई छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्ट्स को अगर एमएसएमई के लिए रिजर्व कर दे तो मेरा मानना यह है कि वो एमएसएमई का बूम होगा, एमएसएमई की ग्रोथ तेज होगी। तो मेरा मानना यह है कि एमएसएमई के लिए ये बजट आउटले बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में सरकार को यहाँ कुछ ना कुछ और स्टेप लेने की ज़रूरत है जिससे कि हमारे देश में रोजगार के अवसर पैदा हो सकें और जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो हमारी ऑल राउंड हो सके, मतलब सब जगह वो हमारी ग्रोथ हमें देखने को मिल सके। पर सर, जैसा आपने बताया है लघु उद्योग के लिए तो एमएसएमई है ही, तो जैसा आप कह रहे हैं उसके लिए इतना बड़ा बजट दे दिया है, लघु उद्योग के लिए एमएसएमई है, सरकार बहुत से प्रोजेक्ट्स ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स चलते हैं, प्रोजेक्ट्स ऐसे करती है जिसके लिए वो अपने आप बुलाती है और लोगों को मेरे ख्याल से जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, एमएसएमई इसका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरे हिसाब से बजट सही है, 17,500 इतना देना। हाँ, बजट आउटले अच्छा है, लेकिन मेरा कहना यह है कि बजट आउटले के अलावा भी सरकार को यहाँ कुछ और स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि एमएसएमई की जो ग्रोथ है वो और स्ट्रांग हो सके। दर्शकों, और बहुत खास बात अभी बाकी, हम बात करेंगे क्या स्लैब रहा इनकम टैक्स का, और भी बहुत सारी बातें। वक्त हो चला एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे। क्या कहती है हमारी राशि, कैसा हो हमारा विजिटिंग कार्ड, कैसा रहेगा हमारा भविष्य, कौन सा रंग करता है हमको सूद, क्या कहता है हमारा आज का भविष्य पल, नौकरी में कब मिलेगी तरक्की, व्यापार में कैसे होगी बढ़ोतरी, विवाह, संतान, सम्मान, प्रतिष्ठा, वैसे कई सवालों के जवाब के लिए मैं आ रही हूं आपकी सभी समस्याओं का समाधान लेकर दर्पण नक्षत्र में। कैसा रहेगा इस वित्तीय वर्ष का बजट, कैसा रहेगा इनकम टैक्स और जीएसटी का स्लैब, क्या व्यापार, उद्योगों और आम लोगों को राहत मिलेगी इस बजट से, क्या बजट में बढ़ सकता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, महामारी के बाद कैसे होगी अर्थव्यवस्था और कैसा रहेगा बजट। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राकेश अग्रवाल दर्पण न्यूज का धन्यवाद देता हूं उनके खास कार्यक्रम के लिए जिसमें मैं आपके आयकर और जीएसटी संबंधी विभिन्न प्रश्नों का जवाब दूंगा। दोस्तों, हर वर्ष की भांति इस बार भी हमारी भारत सरकार 1 फरवरी 2021 को वर्ष 2021 का बजट लेकर आ रही है और हम इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से इस बजट का करेंगे विश्लेषण और बताएंगे कि इस बजट में क्या है आपके लिए खास। इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ रहे हैं हम अपना खास कार्यक्रम जिसका नाम है बजट परिचर्चा। तो देखना ना भूलें 2 फरवरी को सिर्फ दर्पण न्यूज पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी चर्चा चल रही थी बजट परिचर्चा के खास कार्यक्रम में। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खास गेस्ट सीए राकेश अग्रवाल जी। राकेश जी, ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे बजट के और हमारा खास कार्यक्रम बजट परिचर्चा ही है। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्रीज को लेके तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं इंडस्ट्रीज पे कैसा फर्क रहा है बजट को लेके। देखिए, इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बजट है मैं समझता हूँ अच्छा रहा और इसका प्रभाव आज जो है, जो मार्केट है, जो शेयर मार्केट है उसमें हमें खासा देखने को मिला। जो निफ्टी है और जो सेंसेक्स है दोनों ने बहुत भयंकर उछाल मारी है, लगभग 4 से 5% दोनों की दोनों बढ़े हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर हम लोग इंडस्ट्रीज़ में देखें तो सरकार ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्टेप्स हैं वो भी इंडस्ट्री को एक पॉजिटिव मोशन देंगे। इसके अलावा सरकार ने, अगर हम लोग भारत में बात करें तो उन्होंने टेक्सटाइल के ऊपर बहुत बड़ी बात की है। टेक्सटाइल के लिए उन्होंने कहा है कि वो टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे और काफ़ी कुछ टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से होगा। इसके अलावा एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो एक परिवर्तन आया है, जो चेंज आया है, वो ये है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वहाँ पहले जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उसकी लिमिट 49% थी, एफडीआई की। अब उस लिमिट को सरकार ने बढ़ा के 74% कर दिया है।
तो अब जो प्राइवेट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनीज हैं वहाँ 74% तक जो उनके फॉरेन पार्टनर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा फंड एफडीआई के थ्रू इंश्योरेंस सेक्टर में आने को है। इसके अलावा सरकार कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू अपने फंड्स को कलेक्ट करना चाह रही है, तो उसके लिए भी सरकार ने लगभग 1,75,000 करोड़ के आसपास इसका बजट रखा है, जिसमें कि बात यह है कि जो LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसके शेयर्स को भी मार्केट में सेल किया जाएगा, यानी पब्लिक को दिया जाएगा। और भी जो इसकी बहुत सारी कंपनीज हैं सरकार की, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनके भी शेयर्स मार्केट में सेल किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें मार्केट के माहौल के हिसाब से बड़ी पॉजिटिव रही हैं। सरकार कहीं ना कहीं डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहती है, और डिसइन्वेस्टमेंट जो हमारी इकोनॉमी है, हमारा जो इंडस्ट्री है, वो उसको वेलकम करता है, और ये हमें इम्पैक्ट देखने को मिला है। बाकी मैंने आपको पावर सेक्टर के बारे में बताया ही, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया ही। तो ये सब चीज़ें जो है ओवरऑल जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आ रहे हैं। सर, पॉजिटिव इम्पैक्ट की तो बात सही है, लेकिन अगर हम बात करें इनकम टैक्स की, जो कि सबसे मेजर प्रोजेक्ट इस समय हमें देखा जाए, एम्फेसिस करना चाहिए इनकम टैक्स के ऊपर, तो इनकम टैक्स देखिए, जहाँ तक आयकर या इनकम टैक्स का सवाल है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा नई उम्मीदें नहीं थी, ठीक है ना। उसका कारण ये है कि ये जो बजट बनाया गया है, ये कोविड के टाइम पर बनाया गया है। यानी कोविड काल के बाद इतनी बड़ी त्रासदी से होके हमारा देश गुजरा, उसके बाद ये बजट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि सरकार कहीं करों का और ज़्यादा बोझ न लाद दे। लेकिन हम अगर देखें तो सरकार ने इसको बैलेंस करने की कोशिश की है। सरकार किसी भी प्रकार का नया आयकर नहीं लेके आई है। हाँ, साथ ही सरकार जो आम पब्लिक, जो आम जन सरकार से एक राहत की उम्मीद करता है, चाहे वो सैलरीड क्लास हो, चाहे वो बिजनेस क्लास हो, तो उसको कहीं वो एक्स्ट्रा कोई राहत नहीं मिली है। बस राहत की बात इतनी मान लीजिए कि साहब आपका जो है कुल मिला के कोई भी जो सेस है, जो टैक्स है, वो इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर हम लोग आयकर प्रावधानों की बात करें तो मैं कुछ आपको जो महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुए हैं, चेंजेस हुए हैं, वो ज़रूर बताना चाहूँगा। जैसे जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनकी एज 75 साल या उससे ज़्यादा है, तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उन्हें अपना रिटर्न भरने के लिए भागना पड़ता था। तो सरकार ने यहाँ ये प्रावधान किया है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो उन लोगों को नहीं भरना है, या उन 75 साल या उससे ऊपर वाले लोगों को नहीं भरना है जिनकी केवल पेंशन की इनकम है, या फिर जिनकी इंटरेस्ट की इनकम है। यानी केवल दो ही इनकम उनकी होनी चाहिए, एक पेंशन की और एक इंटरेस्ट की। तो अगर उनकी ये दो इनकम है तो उनको अपना रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप क्लियर कीजिए, इंटरेस्ट कोई स्लैब रखा होगा, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें कुछ सरकार ने स्लैब रखा है क्या? नहीं, इसमें कहीं कोई इंटरेस्ट या पेंशन के लिए कोई स्लैब नहीं है। जितनी भी उनकी इंटरेस्ट इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम पोस्ट ऑफिस से, इंटरेस्ट इनकम उनकी बैंक से, ये जो इंटरेस्ट इनकम है, ये इंटरेस्ट इनकम लेनी है। इसमें प्रावधान ये किया गया है कि जो बैंक है उसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि एक धारा होती है सेक्शन 194, जिसमें कि बहुत सारे प्रावधान होते हैं टीडीएस काटने संबंधी। तो बैंक को ये लाइबिलिटी दी गई है कि उसकी जो इनकम है, जो सीनियर सिटीजन है, उसकी टोटल इनकम पर वो सेक्शन 194P में टीडीएस काटेंगे। और जब उनका टैक्स पूरा की पूरा कट गया तो ऐसी सिचुएशन में ना उन्हें सरकार को कुछ देना है और ना ही सरकार से कुछ लेना है। तो ऐसी दशा में उनको अपना रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी। नहीं सर, अब यहाँ पे एक बात फंसती है कि जैसे आपने बताया कि सेक्शन 194 पी के तहत वो उनका टीडीएस कट जाएगा, तो जब ना उनको सरकार से कुछ लेना है ना देना है, लेकिन जब उनका टीडीएस कट रहा है तो फिर वो दोबारा क्यों देंगे? नहीं, फिर नहीं देना है ना। जब उनका टीडीएस कट गया तो अब उनको गवर्नमेंट को कुछ नहीं देना है, और इसी वजह से उनको अपना रिटर्न फाइल नहीं करना है। अच्छा सर, अगर किसी 75 ईयर्स या प्लस की किसी की वो पेंशनर है जी, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं उसका क्योंकि कई बुजुर्गवान अपने उम्र को देखते हुए पोस्ट ऑफिस में या बैंक्स में कुछ स्कीम्स लगा देते हैं, LIC में स्कीम्स लगा देते हैं, तो अगर उनका इंटरेस्ट आएगा तो क्या वो भी मान्य होगा? देखिए, पोस्ट ऑफिस या अपनी जो है बैंक्स वगैरह की जो भी इंटरेस्ट है वो सब हम शामिल करेंगे इसमें। यानी उनको इन इंटरेस्ट के बाद किसी भी तरह के रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर उस सीनियर सिटीजन की और भी कोई आय है, जैसे मान के चलिए उसकी रेंटल इनकम है, या फिर मान के चलिए उसकी जो है कोई शेयर्स की इनकम है, वो शेयर में खरीद बिक्री करते हैं तो उनकी इनकम है, तो ऐसी दशा में उनको रिटर्न भरना आवश्यक होगा।
ठीक है। उनको जो एग्जेम्पशन है रिटर्न फाइलिंग से वो केवल 2 ही पॉइंट्स पर है, एक तो उनकी पेंशन इनकम हो और दूसरी उनकी इंटरेस्ट इनकम हो। इसके अलावा अगर उनकी और कोई इनकम होगी तो उन्हें उसके ऊपर अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा खुद। इसके साथ ही जो और महत्वपूर्ण जो सरकार ने स्टेप लिए हैं इनकम टैक्स से संबंधित, वो उसमें मैं एक जिक्र करना चाहूँगा। एक जो आपके यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान्स, यूलिप बोलते हैं जिसको, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान का सरकार ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। अच्छा। यानी अगर आप एक साल में यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान में 2.5 लाख रुपए से ऊपर प्रीमियम जमा करते हैं और आपको उसके बाद उसकी मैच्योरिटी मिलती है, तो जो मैच्योर्ड वैल्यू आपको मिलेगी वो आपकी एग्जेम्प्ट नहीं होगी, वो आपकी टैक्सेबल होगी। यानी अब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो पहले धारा होती थी, एक धारा 1010D, उसमें एग्जेम्प्ट हो जाया करते थे, वो एग्जेम्पशन अब जो एसएससी हैं, करदाता हैं, उनको नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं ये एक डिसएडवांटेज आ रहा है सामने निकल के कि जो यूलिप प्लान से जो एग्जेम्प्टेड थे वो लोग 2.5 लाख तक जी अब उनको नहीं होगा। 2.5 लाख से ऊपर, 2.5 लाख से ऊपर, सॉरी जी, 2.5 लाख से ऊपर वो नहीं अब उनको करना पड़ेगा। हाँ। और लेकिन फिर अगर ये डिसएडवांटेज है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर कोई ना कोई एडवांटेज भी छुपा होगा। देखिए, यूलिप वाले केस में अगर हम लोग देखें तो कहीं कोई ऐसा एडवांटेज नहीं है। यूलिप वाले केस में आपको टैक्स देना है, ये आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन है। हाँ, 2.5 लाख रुपए तक अगर आप एक साल में यूलिप का प्रीमियम दे रहे हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। खास बात बस इसमें यही है। हाँ, केवल एक इसमें जो बात है फायदे की, वो जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि इसमें जो टैक्स आपको लगेगा वो टैक्स कैपिटल गेन हेड होता है एक, उसमें लगेगा। तो कैपिटल गेन हेड में टैक्स कितना लगेगा, एक प्रश्न आपकी तरफ से ये भी हो सकता है। जी। तो इसमें जो टैक्स लगना है वो 10% लगना है, 10% टैक्स लगना है। तो राहत की बात सिर्फ ये है कि इसके ऊपर आपके स्लैब के हिसाब से 30% तक टैक्स नहीं लगना है, बल्कि टैक्स जो लगना है वो कितना लगना है, कैपिटल गेन हेड में 10% टैक्स लगना है। तो दर्शकों, कहीं ना कहीं से कान इधर से नहीं पकड़ के उधर से पकड़ लिया गया है। खैर, ये एक अलग बात है। तो इसके अलावा जो आयकर प्रावधान है उसके बारे में मैं और आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आयकर प्रावधान में जो अभी तक, जैसे आपका कहीं कोई इनकम टैक्स होने से बच गई, यानी आप किसी इनकम पर आपने टैक्स नहीं दिया, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो केसेस हैं जो आपके रीओपन होते थे या खुलते थे, इनकी समयावधि 6 साल होती थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इस समयावधि को 6 साल से घटा के 3 साल कर दिया है। अच्छा। यानी अब गवर्नमेंट के पास या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अधिकार केवल यही होगा कि वो आपके केवल 3 साल तक के केसेस खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक ग्लिच है, यहाँ भी एक पॉइंट है, और वो पॉइंट ये है कि यदि आपकी जो इनकम एस्केपिंग है, यानी जो इनकम कर लगने से बच गई, अगर वो आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, तो ऐसी सिचुएशन में ये जो आपके केसेस हैं 10 साल तक खोले जा सकते हैं। इसके अलावा जो एक और हम लोग अगर चेंज की बात करें तो वो है, एक एक्चुअली धारा होती थी सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C, जिसमें क्या था कि जो स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं या हॉस्पिटल्स होते हैं, वो उन हॉस्पिटल्स, स्कूल, कॉलेजेस की जो इनकम थी, जो आय होती थी, वो एग्जेम्प्ट होती थी। उनकी कंडीशन ये थी कि उनकी जो ग्रॉस रिसिट है, उनकी जो टोटल सेल या ग्रॉस रिसिट है, वो 1 करोड़ से ऊपर ना हो। सरकार ने अब क्या किया है कि इस लिमिट को बढ़ा के कितना कर दिया है, इस लिमिट को बढ़ा के उन्होंने 5 करोड़ कर दिया है। अच्छा। यानी अब अगर आपकी 5 करोड़ तक भी जो है रिसिट है, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपकी जो आय है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अदरवाइज क्या होता था, पहले आपको अगर आपकी 1 करोड़ से ऊपर रिसिट चली जाती थी तो आपको एक रजिस्ट्रेशन लेना होता था। अब उस रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट के बिना आप 5 करोड़ तक की जो रिसिट है वो विदाउट टैक्स क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। अगर आप स्कूल हैं, यानी चैरिटेबल स्कूल हैं या चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, उनके लिए ये प्रावधान है, ठीक है। तो सर, आपने अभी बताया हमें जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, तो जो रजिस्टर्ड हैं उनके लिए आपने बताया कि 5 करोड़ तक, जो पहले 1 करोड़ तक था। तो अगर हम बात करें ITT की, तो उस बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताएंगे? देखिए, अगेन अगर हम लोग और भी प्रोविज़न देखें जो इनकम टैक्स में लाए गए हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोविज़न है वो ये है कि एक टैक्स रिजोल्यूशन कमेटी बनाने की बात की गई है। टैक्स रिजोल्यूशन कमेटी बेसिकली एक तरीके से जो डिस्प्यूट्स हैं, जो आयकर संबंधी डिस्प्यूट्स हैं, उनको रिजॉल्व करने की एक कमेटी बनाने की बात है। और इस कमेटी में केवल वही केसेस जाएंगे या उन्हीं लोगों के केस जाएंगे जिनकी 50 लाख रुपए तक की इनकम है
और साथ ही उनका जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो 10 लाख रुपए तक हो, यानी वही केसेस इस कमेटी में जाएंगे। तो इसके थ्रू जो हमारा टैक्स पेयर है उसको बहुत सारी राहतें मिलेंगी, जैसे कि उनका जो प्रोसिक्यूशन है वो कहीं ना कहीं सेव होगा। इसके अलावा जो उनके जो डिस्प्यूट्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तुरंत इसमें जाके सॉल्व हो जाएंगी। इसके अलावा ITAT पर आपने बात की, देखिए इस बार इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल एक तरह से अपीलेट मैकेनिज्म है जो इनकम टैक्स लॉ में है। अभी हम देखते हैं कि सरकार ने, अभी मोदी जी ने जो है अभी कुछ महीने पहले बात की थी फेसलेस असेसमेंट की और साथ में फेसलेस अपील की। तो ये जो दोनों चीज़ें थी इनको फेसलेस करने की बात थी कि असेसमेंट आपका जो होता है, यानी जो अधिकारी जो आपका टैक्स लगाए या उसका असेसमेंट करे, उसमें आप आमने सामने ना बैठें, वो फेसलेस हो। इसी तरीके से जो आपकी फर्स्ट अपील है, जो CIT अपील के पास होती है, वो भी फेसलेस हो। ये दोनों चीज़ें फेसलेस ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है। इसके बाद जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी होती है वो होती है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। तो सरकार ने यहाँ ये प्रावधान किया है कि वो लोग ITAT को भी फेसलेस बनाने जा रहे हैं, यानी इस कोर्ट में भी जो केस होगा उसमें कोर्ट में आपको सामने नहीं जाना होगा, वो केस ऑनलाइन होगा, फेसलेस होगा। तो एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण कदम जो सरकार ने उठाया है वो ये है। सर, और कोई महत्वपूर्ण प्रावधान जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हाँ बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण प्रावधान मैं और बताना चाहूँगा आयकर में ही, कि जो पहले जो असेसमेंट होता था, यानी जो आपका केस है उसका जो असेसमेंट अधिकारी करता था, या फिर जो आप अपना रिटर्न फाइल करते थे, जो जिनको हम लोग बोलते हैं लेट रिटर्न, या फिर अपने रिटर्न जो आपने फाइल कर दिया उसको आपका मन है कि उसको चेंज करना है, उसको रिवाइज करना है, उसमें कुछ गलती हो गई, तो उसको जो उसकी समय सीमा हुआ करती थी उस समय सीमा को सरकार ने 3 महीने से कम कर दिया है। यानी पहले जो ये समय सीमा होती थी ये 31 मार्च तक होती थी, अब इसको 3 महीने से घटाकर कितना कर दिया, 31 दिसंबर तक कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सरकार आपको ज़्यादा कॉम्प्लाइंट बनाने की कोशिश कर रही है। सरकार आपसे ये उम्मीद रखती है कि आप समय से अपनी कॉम्प्लाइंस करें और आप अपना काम समय से निपटाएं। सर, पर अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो 3 महीने जो था वो लेट लतीफ़ी की वजह से शायद सरकार ने ऐसा किया है कि लोग कहते थे मैं बाद में कर दूंगा जमा। लेकिन कहीं ना कहीं इससे आम जनमानस में फर्क ये भी पड़ेगा कि अब उनको जल्दी जल्दी जमा करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो उससे कहीं ना कहीं एक हौश पौश की स्थिति पैदा ना हो जाए। नहीं, देखिए रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स हैं, यानी जो आपको रिटर्न फाइल करना है उसकी डेट तो एज इट इज है जी। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे आप अपनी ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, सपोज आपके लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 जुलाई, या फिर आप ऑडिट वाले हैं तो आपके लिए 31 अक्टूबर है, तो ऐसी सिचुएशन में मान के चलिए आप ड्यू डेट पर फाइल नहीं कर पाए, तो इन दशाओं में ये प्रोविजन होता था कि आप अपना रिटर्न लेट भी फाइल कर सकते हैं। तो पहले जो प्रावधान था उस प्रावधान के अंतर्गत, जैसे अगर हम लोग वित्तीय वर्ष 2021 की बात करें जो कि अभी चल रहा है, ठीक है ना, इसका जो रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट थी है आएगी वो 31 जुलाई 2021 या 31 अक्टूबर 2021 आएगी, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ जो पुराने प्रोविजंस थे उस प्रोविजन में आपके पास जो समय सीमा हुआ करती थी वो समय सीमा होती थी 31 मार्च 2022 तक। अब उन्होंने क्या किया है कि इस समय सीमा को 3 महीने से घटा दिया, यानी अब आपके लिए जो टाइम रहेगा वो टाइम कितना रहेगा, 31 दिसंबर तक रहेगा। 2 कामों के लिए, लेट रिटर्न फाइल करने के लिए या अपने जो रिटर्न आपने फाइल कर दिया है जिसमें कोई गलती है उसको रिवाइज करने के लिए। तो दर्शकों को या आयकर दाताओं को ये भी बात बहुत ध्यान रखने की है इस बजट के तहत जो प्रावधान लेके आए हैं। जी, चलते चलते राकेश जी, एक बात हमारे आम जनमानस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए कि कैसा है, अगर हम कहते हैं ना कि सिनॉप्सिस अगर हम निकालें, जीस्ट ऑफ द स्टोरी, तो ये आम जनमानस के लिए कैसा रहा है ये बजट, गृहिणियों के लिए कैसा रहा है ये बजट? देखिए, आम आदमी के लिए अगर हम बजट की बात करें तो मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि ये जो बजट है ये बैलेंस बजट है और ये वो बजट है जो हम इस पेंडेमिक के बाद मैक्सिमम सरकार से उम्मीद रख सकते थे। जहां तक आम जन के फायदे की बात है, इसमें बहुत ज़्यादा फायदे की बात नहीं है, लेकिन साथ में अगर फ़ायदा नहीं है तो सरकार ने आपसे कुछ खींचा भी नहीं है, सरकार ने आपसे कुछ एक्स्ट्रा लेने की भी कोशिश नहीं की है। जहां तक गृहिणियों की बात करें तो गृहिणियों के केस में उनका जो अपना जीवन होता है वो मेनली घरेलू चीज़ें, घरेलू वस्तुएं, या फिर उनके कॉस्मेटिक्स के सामान की अगर बात करें, या फिर हम बात करें रसोई उनकी, या फिर उनके बच्चों की शिक्षा, तो वहाँ भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत कुछ जो है उनको फ़ायदा होने जा रहा है। लेकिन कुल मिला के ये मान के चलिए, क्योंकि सरकार ने कोई टैक्स नहीं लगाया, उनके पतियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा,
ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। दूसरी बात, कहीं ना कहीं सरकार स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दे रही है, उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा तो उनका जीवन बेहतर होगा, ये आप मान सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये बैलेंस्ड बजट है और इस पेंडेमिक के बाद हम शायद इससे बेहतर बजट की उम्मीद नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं दर्शकों, ये कहना गलत नहीं होगा कि महामारी के बाद, इस पैंडेमिक के बाद जो बजट दिया गया है वो ज़्यादातर उसको फोकस स्वास्थ्य पे ही रखा गया है और इसलिए बजट आया है। धन्यवाद राकेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे खास कार्यक्रम बजट परिचर्चा में। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।